हेलो स्टूडेंट्स, आ जाइए नए लेक्चर में थर्मल के। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने Cp इज ग्रेटर देन Cv दिखाया है और जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा है। अब आ जाते हैं हम लोग, टॉपिक शुरू करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसके एप्लीकेशन वगैरह देखते हैं क्या क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसके एप्लीकेशन देखते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन है हमारे, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला एप्लीकेशन ये है कि स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करने के लिए है। ठीक है, किसी गैस की स्पेसिफिक हीट का क्या फार्मूला बन के आएगा, ये हम लोग निकाल लेते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, ठीक है, जो वॉल्यूम और टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये फार्मूला हमें फाइंड आउट करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। दोनों स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देंगे कि वॉल्यूम और टेम्परेचर से वो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होकर के आएगी। तो सबसे पहले देखिए क्या है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। आपने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी जो है आपका स्टेट फंक्शन है। ठीक है, वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए सिस्टम, फंक्शन नहीं, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम is a single valued function, is a single valued function of the state variable। अब सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, देखिए, such as pressure, volume and temperature। ठीक है, सिंगल वैल्यूड का मतलब ये हुआ कि जो क्वांटिटी लिखी जाएगी वो अलग अलग इनके डिपेंडेंसी के फॉर्मेट में लिख दी जाएगी। ठीक है, अभी बता रहे हैं, देखिए, pressure, volume and temperature in the case of gas, any two of the variable pressure, volume and temperature, इनमें से कोई दो are sufficient to define completely its state। ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी है वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और इनमें से कोई दो पर्याप्त है इसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, इंटरनल एनर्जी की स्टेट को। अब मान लेते हैं, इफ V volume and T temperature are chosen such as the independent variable ठीक है, हम मान लेते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर को। ठीक है, कोई दो ले लिया जा सकता है। ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी को कंप्लीटली डिफाइन करेगा। तो हमने यहां पर ले लिया है वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन कुछ इस तरह से देखो रिप्रेजेंट किया जाएगा। इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर।
ठीक है, कुछ इस तरह से। इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए इसको, ठीक है, डिफरेंशिएट करिए इसको, डिफरेंशिएटिंग इट, तो इसका डिफरेंशिएशन du हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। d जो है वो डिफरेंशियल का साइन है, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन जो है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो टोटल फंक्शन है ये फंक्शन u के बराबर है, ठीक है, तो कंप्लीट डिफरेंशियल जो होगा ये जो du लिखा जाएगा इसके पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में, डेल u बाई डेल v इंटू चेंज इन वॉल्यूम dv प्लस डेल u बाई डेल t इंटू चेंज इन टेम्परेचर dt, ठीक है, कुछ इस तरह से डिफरेंशियल होगा ये, ध्यान दीजिएगा। ये पार्शियल और कंप्लीट डिफरेंशियल का एक कॉम्बिनेशन है, इस तरह से आपको सीखना होगा कि कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन, कोई भी क्वांटिटी इस तरह से फंक्शन के फॉर्म में लिखी गई हो अगर, और वो भी सिंगल वैल्यूड हो, यानी अलग अलग इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब हुआ कि अलग अलग रिप्रेजेंट कर सके इस तरह से फॉर्मेट में, तो उसका डिफरेंशियल जो है कुछ इस तरह से डिफाइन होगा, ठीक है। यहां एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब आप इंटरनल एनर्जी को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे पार्शियली, तो क्या होगा, पार्शियली डेरिवेट होने का मतलब क्या है, केवल v को ही वेरिएबल लेके चल रहे हैं, बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ इंटरनल एनर्जी जब t के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट होगा तो यहाँ पर t वेरिएबल होगा और v कांस्टेंट होगा, इस तरह से, ठीक है। एक्चुअली ये जो डिफरेंशिएशन लिखा गया है इसका जो कॉन्सेप्ट आता है ये आपके 3rd ईयर में, ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं, 3rd ईयर में है ये सारी बातें मैथमेटिक्स में। पर यहाँ पर कुछ खास नहीं, ये समझना है कि करना कैसे है, ठीक है। और इसकी जो डीप मीनिंग है वो जो आती है निकल करके, वो आगे की क्लासेस में आपकी आती है, ठीक है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब देखो अब आगे चलते हैं। इफ एन अमाउंट डेल्टा क्यू is supplied to thermodynamical system is supplied to thermodynamical system ध्यान दीजिएगा यहाँ पर du जो लिखा गया है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने का मतलब हम चेंज ही फाइंड आउट करते हैं, स्मॉल चेंज, या तो इसको डिफरेंशिएशन कहें इंटरनल एनर्जी का या कहें कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, सबसे पहले ये इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रही है इनटू वॉल्यूम में कितना चेंजिंग आ रही है, प्लस ये इंटरनल एनर्जी टाइम के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रही है और टेम्परेचर में कितना चेंजिंग आ रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से ये लिखा जाएगा, बार बार ये इस्तेमाल होगा, बार बार इसी तरह से फंक्शन लेंगे और इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसको समझ लीजिएगा कैसे किया जा रहा है। अब आ जाते हैं, इफ एन अमाउंट ऑफ डेल्टा क्यू इज सप्लाइड टू ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम से एन आइडियल गैस, मान लेते हैं कोई आइडियल गैस है उसमें हम लोग ये सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है वो कोई आइडियल गैस है, किसी भी टाइप की आइडियल गैस है, ठीक है। एंड इफ द वॉल्यूम इंक्रीजेज बाई, and if the volume increases by dV at a constant pressure P
ये जंक्शन लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना है। एट कांस्टेंट प्रेशर P, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, डेल्टा क्यू जो होगा वो कैसे कैसे लिखा जाता है, देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, कुछ इस तरह से लिख दिया गया, ठीक है, स्मॉल वर्क डन। हेयर डेल्टा डब्ल्यू कितना होगा, पी डी वी, ठीक है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, इस तरह से डिफाइन होगा, स्मॉल वर्क डन। तो डेल्टा क्यू क्या बन जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 है आपकी, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए, ठीक है। अब देखो, अब डी यू की वैल्यू लिख दें यहां पर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डी यू की अगर वैल्यू लिखो तो डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी प्लस डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस पी डी वी, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करें, डीवी वाले टर्म को एक साथ ले लें, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी प्लस पी इंटू डी वी प्लस डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी, ठीक है। फिर अब डी टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दें या डिवाइड कर दें डी टी से दोनों साइड में। नाउ डिवाइडिंग बाई डी टी ऑन बोथ साइड, ठीक है। डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, डेल्टा क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो डेल यू बाई डेल वी प्लस पी इंटू डी वी बाई डी टी प्लस दिस, डी वी बाई डी टी, ये हो गया प्लस डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया आपका क्वांटिटी निकल के बन के आ गई। देखो इफ द गैस हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, अगर गैस को हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हैं या एनर्जी दे रहे हैं तो सीवी कैसे डिफाइन होता है, डेल क्यू बाई डेल टी, ठीक है, इस तरह से डिफाइन होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, या कहें डेल्टा क्यू जितना अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया है बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हो जाता है सीवी, ठीक है। एंड डीवी बाई डी टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ना। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेकर चले इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर कौन सी डालें इसको, 3, 4, अगर वॉल्यूम हम लोग कांस्टेंट ले लें तो डेल क्यू बाई डेल टी जो होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये सीवी के बराबर हो जाएगा, और डीवी बाई डी टी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में चेंजिंग जो आएगी वो तो 0 हो जाएगी ना, क्योंकि वॉल्यूम हमने कांस्टेंट ले लिया तो डीवी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, देखो यहां पर, हेंस इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, सीवी इक्वल टू, इधर क्या बचा, डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये निकल के आया, ठीक है। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये टर्म डिफाइन हो गया है आपका
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये टर्म डिफाइन किया गया डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू सी वी। ठीक है, ये आ गई क्वांटिटी इक्वेशन नंबर 5 डाल दीजिए। अब इसी को कांस्टेंट प्रेशर पर किया जाए, व्हेन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तब क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पर गैस को हीट किया जाए तो सीपी कैसे लिखा जाता है, डेल क्यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इस कांस्टेंट प्रेशर पर अगर इसको ले ले हम लोग तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सीपी इक्वल टू, देखो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेरिवेटिव है, इसको ऐसे लिख दो पहले शुरू में ही, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस ये वाली क्वांटिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर लिखी जाएगी इस तरह से, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस पी इंटू डी वी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी। ठीक है, इस तरह से। तो ये डी यू बाई डी टी जो है, डी वी बाई डी टी जो है, ये जो एग्जैक्ट जो आपका कंप्लीट डिफरेंशियल है, इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं एट अ कांस्टेंट प्रेशर। इसको ऐसे भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर को हम कांस्टेंट ले रहे हैं तो ये क्वांटिटी ऐसे भी लिखी जा सकती है। ठीक है, चाहे इसको पार्शियल डेरिवेटिव करें या कंप्लीट डेरिवेटिव करें एग्जैक्ट, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों क्वांटिटी सेम आएगी एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, आप आइडियल गैस के लिए ले करके देख लीजिएगा, आप पार्शियल डेरिवेटिव करिएगा या कंप्लीट डेरिवेटिव करिएगा, कांस्टेंट प्रेशर को अगर आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो दोनों क्वांटिटी सेम आ जाएगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, यही है। ठीक है, अगर प्रेशर को आप कांस्टेंट ले रहे हैं, इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करिए तो क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी इक्वल टू एनआर, ये हो जाएगा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, या इसी को आप पार्शियली डेरिवेट करिए टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, ये डीवी बाई डी टी क्या आया, एनआर बाई पी एट कांस्टेंट प्रेशर। या इसी को आप पार्शियली डेरिवेटिव करके देख लीजिए, देखिए डेल वी बाई डेल टी इक्वल टू एनआर, भाई यही तो होगा। टाइम के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करेंगे तो यही क्वांटिटी आएगी, डेल वी बाई डेल टी। प्रेशर तो कांस्टेंट होगा, इसको इधर भेज दीजिए बाई पी, ये दोनों क्वांटिटी देखो सेम आई है तो इसको इसके बराबर कर सकते हैं, तो इसीलिए ऐसा हमने कर दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा, पर ध्यान दीजिएगा हर जगह नहीं किया जा सकता, एक कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। यहाँ हम आइडियल गैस का केस लेकर चल रहे हैं और 3 ही वेरिएबल है, या रियल गैस होती तब भी ऐसा हो सकता था। ठीक है, तो जो कुछ किया जा रहा है उसके पीछे एक रीजन। ठीक है, ऐसे ही नहीं कोई बात लिखी जाएगी, क्योंकि हमेशा अगर ये दोनों हमेशा बराबर ही होते, चाहे जब मन कहे ये लिखे चाहे जब मन कहे ये लिखे, दोनों की जरूरत क्या पड़ती है अलग अलग, ये दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन इस केस में इससे ये बराबर हो गए इसलिए हमने इसको बराबर ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहां पर ये क्वांटिटी क्या है, सीवी है। इक्वेशन कहां गई इक्वेशन यार, ये डाला ही नहीं क्या, 5, हाँ यही है 5। इक्वेशन 5 की मदद से इसको सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको उस तरफ लेके चले जाएं, ये हो जाएगा Cp माइनस Cv इक्वल टू, देखो क्या इक्वेशन बन के आ रही है, P प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और मल्टीप्लाइड है किससे, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कुछ इस तरह से ये इक्वेशन बन के आई। ठीक है,
और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। डेल यू बाई डेल टी जो है, डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जीरो आती है। हियर फ्रॉम जूल्स एक्सपेरिमेंट डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्वांटिटी आपकी जीरो आती है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, भले ही वॉल्यूम बदल रहा हो। ठीक है, वॉल्यूम भले ही बदल रहा होता है लेकिन ये क्वांटिटी जीरो आती है। ठीक है, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइडियल गैस के लिए केवल। फॉर एन आइडियल गैस, ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें हैं। जूल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया और आइडियल गैस के लिए ये देखा कि डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये जीरो आता है। ठीक है, यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिसको हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर पूरा का पूरा कांस्टेंट बना हुआ है, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आती है। इंटरनल एनर्जी की जो चेंजिंग है वो जीरो हो जाती है किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आपकी जीरो हो जाएगी। और आइडियल गैस इक्वेशन से देखो, फ्रॉम, अब अगर ये जीरो हो गई तो क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी जीरो हो गई तो क्या बचा, P इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे बच गया। ठीक है, नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू RT, ये हमने लिखा था। आइडियल गैस इक्वेशन N है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्लूड करिए। ठीक है, अभी हम 1 मोल के लिए ले लेंगे तो अलग बात है। अब इसको अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट प्रेशर के लिए टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करें तो क्या हो जाएगा, P डेल वी बाई, अभी जो किया था फिर से वही कर रहे हैं, N इंटू आर, टाइम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी टोटल, कुछ इस तरह से। यही वैल्यू यहां पर रख दे तो क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv जो आएगा NR के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखो, फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 या 1 मोल कहें, n जो है नंबर ऑफ मोल्स है, Cp माइनस Cv क्या हो जाएगा, R के बराबर आ जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं मेयर फार्मूला। ठीक है, दिस फार्मूला इज नोन एज मेयर्स फार्मूला। ठीक है, याद रखिएगा, यहां से भी बता सकते हैं Cp इज ग्रेटर देन Cv, क्योंकि R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो अगर दो वेरिएबल का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब पहला वेरिएबल बड़ा होगा ना, दूसरा छोटा होगा। ठीक है, तो यहां से भी बता सकते हैं, या हमने आपको समझाया था फिजिक्स के सेंस में कैसे Cp और Cv बड़े होंगे। ठीक है, ये जो था Cp इज ग्रेटर देन Cv, यानी अंदर से अगर आप समझना चाहें, ये मैथमेटिकल तरीका है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, और वो आपका फिजिकल वे था। ठीक है, फिजिक्स के सेंस में अंदर से क्या हो रहा है कि वो क्वांटिटी अधिक आ रही है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर जो कुछ अमाउंट है हीट का वो वर्क डन में भी यूज हो जाता है, सारा अमाउंट इंटरनल एनर्जी के चेंजिंग में नहीं जाता है। तो इसलिए क्या होता है, अधिक अमाउंट की जरूरत पड़ती है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए किसी भी यूनिट मास के सब्सटेंस के लिए। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में जो भी हीट हम सप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली क्या हो जाती है, टोटल इंटरनल एनर्जी के इंक्रीमेंट में खर्च होती है। ठीक है, यानी उसके टेम्परेचर के इंक्रीमेंट में खर्च होती है, उससे कोई वर्क डन नहीं होता, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, आइडियली ध्यान दीजिएगा, ये बातें आइडियली कही जा रही हैं। अब आ जाइए यहां पर आगे और now from equation
कुछ और बातें हैं यहाँ पर हम लोग प्रूफ करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन लेके चले? डेल्टा क्यू वाली इक्वेशन जो थी, कुछ माना ही नहीं क्या इसको? 3a 3b ले लीजिए, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3b डेल्टा क्यू आपका क्या लिखा गया है, फिर से लिख लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और डी टी प्लस प्रेशर प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी, ठीक है, यही था। ऐसे लिख लिया फिर से उस इक्वेशन नंबर 3 को, 3b को, ठीक है। फॉर ए प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। चलिए हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर ए प्रोसेस, देखो अभी केवल ये क्वांटिटी कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिखी गई थी, लेकिन अब पूरे सिस्टम या पूरे प्रोसेस को ही कांस्टेंट टेम्परेचर पर देखा जाए। फॉर ए प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऐसे लिखा जाए, और ये क्वांटिटी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डी टी जीरो हो जाएगा, ठीक है। डी टी जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ये क्वांटिटी जीरो हो गई, बची क्या, ये क्वांटिटी प्रेशर प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो डी टी जो है वो डिफरेंशिएशन है टेम्परेचर का, या कहें चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है, दोनों बातें एक ही है यहां पर इस केस में, ठीक है, इनटू डी बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। जो डिफरेंशिएशन है वॉल्यूम का टेम्परेचर कांस्टेंट करने पर, ठीक है। ये हो गया आपका। और इस इक्वेशन के बारे में खासियत क्या है, इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमने लिखा है। दिस इक्वेशन, देखो लिख लेते हैं, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द अमाउंट, this equation represents the amount of heat energy इक्वेशन को कोई नाम दे दीजिए ठीक ठाक। ये आपका इक्वेशन नंबर, पीछे चले, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। This equation represents the amount of heat energy supplied to a system, supplied to a system in an isothermal आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी प्रोसेस को उल्टा भी किया जा सकता है, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड इज इक्वल टू द sum of work done, and is equal to the sum of work done by the system
sum of work done by the system and increase in its internal energy। ठीक है, ये इक्वेशन जो है उस फॉर्मेट में लिखी जा सकती है। ठीक है, इसकी ये खासियत है, या कहें सिंपली ये इक्वेशन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ही है। ठीक है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो ये इक्वेशन वैलिड है। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वो वर्क डन और इंटरनल एनर्जी के इंक्रीमेंट में खर्च होकर के आ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखो इसी CP और CV को हम लोग, या इसी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर जो 3B है, इसको रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये जो पहला CP और CV था जिसमें हम लोगों ने उसका फॉर्मेट निकाला स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट फॉर्मेट, इक्वेशन जो आई थी मेयर फार्मूला। ठीक है, ये था CP माइनस CV इक्वल टू NR। ठीक है, अब ये छोटी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी यहाँ पर ऐड की गई है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आपका कोई प्रोसेस हो रही है, कोई हीट सप्लाई हो रही है, तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन फॉलो होगी, तो ये इक्वेशन हमने लिख दी इसी इक्वेशन से। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अब CP और CV के बीच में रिलेशन देखते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या रिलेशन आता है। रिलेशन बिटवीन CP and CV या specific heats of a gas for a reversible adiabatic process। ठीक है, अगर ऐसी प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, तब क्या होगा। सबसे पहले तो जानिए आप रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि कोई फिनोमिना अगर हो रही है, जैसे कोई सब्सटेंस है उसने हमने डेल्टा Q अमाउंट का हीट ट्रांसफर किया। ठीक है, तो क्या होगा, इसके इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा और ये कुछ वर्क डन भी करेगी। ये दो क्वांटिटी होगी बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब ये होगा कि जो हीट हमने ट्रांसफर की है, वो हीट का अमाउंट जो है वो कहीं बाहर खर्च नहीं होगा। ठीक है, सराउंडिंग नहीं लेगा। ठीक है, वो एडियाबेटिक रहेगा, यानी हीट का अमाउंट जो है सिस्टम के अलावा कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में परफेक्टली कंप्लीट खर्च होगा। और रिवर्सिबल का मतलब है कि उतनी अमाउंट ऑफ हीट हम लोग फिर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो इसके इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में या वॉल्यूम में चेंजिंग आई थी वो फिर से सामान्य हो जाएगा। तो ऐसी प्रोसेस हम लोग को आइडियली ही हो सकती है। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर आइडियली ये प्रोसेस पॉसिबल है। ठीक है, या कहें थियरी के सेंस में ऐसा लिया जा सकता है कि डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करें और वो सराउंडिंग में बिल्कुल ना खर्च हो, और उसके इंटरनल एनर्जी में सिस्टम के और वर्क डन में खर्च हो केवल, और फिर उतना ही अमाउंट ऑफ हीट अगर हम लोग कंप्लीटली निकाल लें वहां से उस सिस्टम से, तो क्या हो कि उसका इंटरनल एनर्जी में जो चेंजिंग आई थी फिर से इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाए इंटरनल एनर्जी, और वर्क डन जो या वॉल्यूम में जो चेंजिंग आई थी वो भी अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाए। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस है। फॉर दिस प्रोसेस
फॉर दिस प्रोसेस डेल्टा क्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, जितना अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया फिर उतना ही अमाउंट ऑफ हीट हम निकाल ले रहे हैं, तो अगर निकाल लिया तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? 0। अब इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन जो आपकी 3b है वहीं से लिखा जाएगा, डेल्टा क्यू की जगह पर 0 लिख दो, ठीक है। और ये क्वांटिटी क्या है? Cv। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3b डेल्टा क्यू की जगह पे 0 और इसकी जगह पर Cv dt, ठीक है। और ये क्वांटिटी कंप्लीटली लिखी जाए, प्लस P प्लस डेल U बाई डेल VU एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV, ठीक है। ऐसे हो गई। देखो Cv dt क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ भेज दो माइनस साइन के साथ, P प्लस डेल U बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV, ठीक है। ये हो गया आपका। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ dV से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई dV, ठीक है। ये देखो एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही डेल्टा क्यू 0 होता है, ठीक है। तो ये ऐसा किया जा रहा है, Cv dt बाई dV ऐसे, ठीक है, इक्वल टू माइनस साइन के साथ P प्लस डेल U बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ऐसे हो गया। ध्यान दो यहां पर एक क्वांटिटी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है आइसोबेरिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, फॉर कांस्टेंट प्रेशर ठीक है। प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा तो प्रोसेस जो होती है आर आइसोबेरिक प्रोसेस, ठीक है, जिसमें आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऊपर वाली जो हो जाएगी कांस्टेंट प्रेशर पर, इसको ऐसे लिख सकते हैं Cv डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस P प्लस डेल U बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर टोटल क्वांटिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कुछ इस तरह से लिख दी जाएगी, ध्यान देना। and we define a new quantity called as the isobaric volume coefficient of expansion, ठीक है। इसी में एक नई क्वांटिटी डिफाइन हो रही है आइसोबेरिक वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। वो कैसे डिफाइन हो रही है? अल्फा से। ये 1 बाई वी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये याद करना होगा आपको, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, ये ऐसी क्वांटिटी डिफाइन की गई है वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये अल्फा, और यहां से अगर अल्फा इंटू बी निकालें तो क्या हो जाएगा? डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। और इस इक्वेशन को अगर हम लोग माने इक्वेशन नंबर
पहुंचे कहाँ से, 8 से 9, ठीक है, इक्वेशन 9। तो इक्वेशन 9 क्या हो जाएगी, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 10। नाउ इक्वेशन 9 बिकम, इक्वेशन 9 जो है आपकी कैसी बन जाएगी, देखो डेल टी बाई डेल बी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये अल्फा इंटू बी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, हाँ डेल टी बाई डेल बी, और ये डेल बी बाई डेल टी है, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करके लिखना होगा, या कहें कि अभी रुक जाइए, एक और निकालना वेरिएबल, उसको भी निकाल लेते हैं इसी वक्त, तो आसान होगा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 9। और आपकी इक्वेशन नंबर जो ये है कहाँ गई, Cp माइनस Cv की जो इक्वेशन आई थी बनके, ये इक्वेशन नंबर 6, इसका हम लोग इस्तेमाल करें अगर, क्योंकि ये भी आपका किस पे लिखा गया है, कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, इसीलिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। फ्रॉम इक्वेशन 6 आप देखेंगे उसको हमने किस पे लिखा है, कांस्टेंट प्रेशर पर लिखा है, यानी आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए लिखा है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। Cp माइनस Cv इक्वल टू P इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv इक्वल टू P इंटू डेल वी बाई डेल टी, P इंटू डेल वी बाई डेल टी। तो P डेल वी बाई डेल टी की जगह पर क्या है, देखो डेल वी बाई डेल टी की जगह पर आपका अल्फा इंटू वी है, ठीक है। इसको डिवाइड अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv अपान अल्फा इंटू वी इक्वल टू प्रेशर, ये क्वांटिटी आ गई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वांटिटी हमने लिख दी। अब नाउ since del u by del v at constant temperature equal to 0, ये क्वांटिटी तो 0 है, ठीक है कि नहीं है, ध्यान दो, इस क्वांटिटी को हम लोग 0 के बराबर कह सकते हैं। अभी हमने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के चर्चा की थी, ठीक है, वो भी आपको दिमाग में रखनी होगी कि जो आपका कहाँ गई, ये हियर फ्रॉम जूल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट कहें, ये क्वांटिटी जो है लिखी गई है, जूल्स एक्सपेरिमेंट ही रहने दीजिए, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जूल्स एक्सपेरिमेंट से डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो 0 आता है, तो वो हम लोग इस क्वांटिटी को 0 के बराबर लिख सकते हैं, या इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके अगर लिखें, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू P माइनस P, ऐसे लिख दे, P माइनस P तो 0 ही होता है, और P का वैल्यू यहाँ पर अगर रख ले हम लोग, एक P का वैल्यू क्या है, ठीक है, उसको रख लेते हैं, तो आपकी इक्वेशन क्या बन के आती है, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू P की एक वैल्यू रख दो, Cp माइनस Cv एट
बाई अल्फा वी माइनस पी, ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक है। और डेल यू बाई डेल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऐसा हो गया, तो सी पी माइनस सी वी बाई अल्फा वी इक्वल टू पी को अगर इधर लिख दें तो पी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऐसे लिख दिया गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और देखो ये क्वांटिटी जो है P प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये किस इक्वेशन में है, यहां से है, इक्वल टू क्या है, माइनस सी वी डी टी बाई डी वी, ठीक है, या इक्वेशन नंबर 9 से देखा जाए, माइनस सी वी डेल्टा टी बाई डेल्टा वी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सी पी माइनस सी वी अपान अल्फा वी इक्वल टू माइनस, इक्वेशन नंबर 9 से लिखा जा रहा है इसको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां लिख दीजिएगा फ्रॉम 9, ठीक है। इसी इक्वेशन से हम लोग लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9, 10 है, इसको 11 डाल दीजिए नंबर, ठीक है। इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, माइनस सी वी डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये लिख दिया गया। अब ध्यान दीजिए, डेल टी बाई डेल वी यहां से क्या आ जाएगा, सी वी जो है ये माइनस साइन जो है आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सी वी माइनस सी पी हो जाएगा, ठीक है, अपान अल्फा वी इंटू सी वी, ये निकल के आ गया। यानी कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम लोग टेम्परेचर और वॉल्यूम को इस तरह से डेरिवेट करें, टेम्परेचर को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्वांटिटी निकल के आ रही है, ठीक है। और यही आपका रिलेशन भी बताती है किसके किसके बीच में, 11 हो गया 12, सीपी और सीवी के बीच में एक रिलेशन भी दिखाती है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर। ध्यान दीजिएगा, और एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन निकल के आई है, ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए अक्सर आता है, ठीक है, इसका यूज है बहुत, ठीक है। सीपी और सीवी में रिलेशन भी है, ये 11 इक्वेशन नंबर 11 भी है, ठीक है, या यहाँ पर पहुँचाइए तो इनका यूज है, इसलिए इनको डेराइव किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इनके यूज की वजह से इसे हम लोग डेराइव कर रहे हैं, ठीक है। अब आती है आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है, अलग अलग प्रोसेस के बारे में हम चर्चा करें। देखो अभी तो हमने यूज कर लिया दो एक प्रोसेस, आइसोबेरिक और आइसोथर्मल के बारे में बता दिया, लेकिन अब उसको अलग अलग तरीके से देखें इंडिपेंडेंटली, क्या क्या निकल के आती है प्रोसेसेस, ठीक है, अलग अलग भी हम उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, सबसे पहली प्रोसेस नाम डालिए, आइसोकोरिक प्रोसेस। सब में हीट हम देंगे कुछ ना कुछ और देखेंगे क्या होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो जो अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया, नाउ जो स्मॉल वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू होता है वो पीडीवी से डिफाइन होता है, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। और जब ऐसा होगा तो जो टोटल एनर्जी होगी जो हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, नाउ डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू बाई डेल्टा डब्ल्यू होता है, ठीक है, या कहें डी यू बाई डी डब्ल्यू, क्योंकि u जो है वो स्टेट फंक्शन है इसलिए उसको d लिख दिया गया है कंप्लीटली, ठीक है, पार्ट डिपेंडेंट नहीं है। तो डेल्टा q जो है du प्लस 0 के बराबर हो जाएगा, यानी जो अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी के इंक्रीमेंट में खर्च हो जाएगी, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। और क्या होगा, आपका जो चेंज इन या वर्क डन जो होगा
वो 0 आएगा। ये आइसोकोरिक प्रोसेस की कंडीशन है, ठीक है। इसको आप अपने वर्ड्स में लिख भी सकते हैं जितना मैं बता रहा हूँ, या किताब में भी देख के लिख सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए पूछेगा इस तरह से, बहुत रेयर ही कभी पूछेगा कोई बात, लेकिन समझने में आना चाहिए होता क्या है, ठीक है। अब दूसरी प्रोसेस है आइसोबेरिक प्रोसेस। अभी हमने इसकी चर्चा की थी, जिसमें कांस्टेंट प्रेशर है। प्रेशर जो है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। जब प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो देखो, जब क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर हम लोग सप्लाई करें और वॉल्यूम में चेंजिंग हो रही है, मान लेते हैं क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई कर रहे हैं किसी सिस्टम को, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग हो रही है कितनी, U1 से वो U2 में पहुंच जा रहा है, तो उसमें चेंज हुआ U2 माइनस U1 प्लस उसने कुछ वर्क डन भी किया W, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। देखो डेल्टा क्यू वगैरह इसमें भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने तरीके से जैसे डिफाइन करना है वैसे करिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पर इसमें हम लोग हैवी अमाउंट ऑफ मान लेते हैं कि ठीक ठाक अमाउंट हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। या हीट जो है एब्जॉर्ब कर रहा है कोई सिस्टम, कुकर ही आपका जो सिंपल खाना बनाते हैं, तो उसके लिए ये इक्वेशन लिखी जा सकती है, ठीक है। पर यही एग्जैक्टली नहीं लिखी जाती है, क्योंकि उसमें जो हीट है कुछ आपकी ट्रांसफर भी होती है, पर जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करता है, अगर इसको लिखे हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, अगर ऐसा हम लोग लिख दें हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तब तो ठीक है। हमने दिया उससे नहीं मतलब जितना उसने एब्जॉर्ब किया वो कहां कहां खर्च करेगा सिस्टम, ये होगा, ठीक है। अब ये हो गया, देखो U2 माइनस U1 प्लस ये क्या होता है P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। मान लेते हैं उस प्रेशर तो कांस्टेंट है, उसके वॉल्यूम में V2 की चेंजिंग आ गई, V1 से वॉल्यूम V2 में हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा V2 माइनस V1, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं हम लोग, और Q को ऐसे लिखो, देखो U1 या U2 प्लस P V2 माइनस U1 प्लस P V1, ऐसे लिख दें इसको रीअरेंज करके, ठीक है। P का मल्टीप्लाई करो और एक साथ ले लो सबको, ऐसे ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू, पहले को H2 दूसरे को H1 लिख दे रहे हैं, H2 माइनस H1, ठीक है। और डिफाइन कर रहे हैं हम एक नई क्वांटिटी, यहां पर H क्या होता है, ठीक है। नाउ हियर वी डिफाइन H इक्वल टू U प्लस PV, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ऐसा अगर हम करें तो ये क्या कहलाता है, देखो फ्रॉम above equation we conclude, इस इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, दैट द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू इंक्रीज इन क्वांटिटी H called as enthalpy,
ठीक है, इस इक्वेशन की मदद से हम लोग कह रहे हैं। फ्रॉम एबव इक्वेशन का मतलब इक्वेशन नंबर दिस, क्या नाम डालें, 1 डाल देते हैं, और ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम एबव इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से ये कंक्लूड किया जा रहा है कि जो हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, चेंजिंग आ रही है। एक क्वांटिटी जो है H, उसको हम कह रहे हैं एंथैल्पी, उसमें चेंजिंग आ रही है, वो H1 से H2 पर पहुंच जा रही है जब प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, कॉल्ड एज एंथैल्पी। ठीक है, लाइक द इंटरनल एनर्जी, जैसे इंटरनल एनर्जी होती है, लाइक द इंटरनल एनर्जी, like the internal energy U, the quantity H, जैसे इंटरनल एनर्जी वैसे H भी is a function of थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। देखो उसी का तो फंक्शन है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ठीक है, द क्वांटिटी H, एक और खासियत है इसकी, द क्वांटिटी H is also called the heat function, the heat function at constant pressure। प्रेशर अगर हम लोग कांस्टेंट कर दें तो इस क्वांटिटी को हम लोग हीट फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पर ही ये क्वांटिटी डिफाइन होती है, इसको हीट फंक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हमने कहा एंथैल्पी जो है वो भी इंटरनल एनर्जी की तरह है। इंटरनल एनर्जी को फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर लिखा। इसका कहने का मतलब ये है कि U को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, VQ प्लस बाई 2 प्लस टी वी स्क्वायर बाई 4 प्लस समथिंग, ऐसे कोई एक फंक्शन डिफाइन होगा, इसको ऐसे लिख दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे लिख दिया गया है। अगर चेंज इसमें फाइंड आउट करेंगे तो पहले इस पूरे फंक्शन में हम लोग चेंज फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, इनटू वॉल्यूम का। ये कोई फॉर्मेट ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ये जो है हम फाइंड आउट करेंगे इस पूरे फंक्शन में कितनी चेंजिंग आ रही है वॉल्यूम के चेंजिंग के साथ, और इनटू वॉल्यूम में कितनी चेंजिंग आ रही है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर इसी पूरे फंक्शन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कितनी चेंजिंग आ रही है और इनटू टेम्परेचर में कितनी चेंजिंग आ रही है। तो जो ये क्वांटिटी सम अप होकर के आएगी वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बन के आएगी। ठीक है, ऐसे डिफाइन किया गया है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू यानी v और t की फिक्स वैल्यू के लिए u की एक ही वैल्यू आए तो फंक्शन ऐसे डिफाइन ही होता है। ठीक है, जो फंक्शन होता है वो 1 1 होगा या मेनी 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये दो बातें जो थी वो थोड़ी सी छूट जा रही थी, उसको हमने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब जो है आपका एंथैल्पी तो डिफाइन हो गई, आइसोकोरिक और आइसोबेरिक प्रोसेस भी हो गई। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है फिर से एक बार देख लेते हैं, अभी जो हमने इस्तेमाल कर लिया पीछे। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में भी जान लेते हैं। When a system undergoes
from an initial state to final state, from an initial state to final state in such a way that no heat leaves or enters द सिस्टम। ठीक है, अभी हमने बताया था रिवर्सिबल प्रोसेस को, ठीक है, या एडियाबेटिक प्रोसेस को यहां पर बताया था डेल्टा क्यू 0 होता है। ठीक है, जब कोई हीट ट्रांसफर ही नहीं होगी उसके अंदर, तब के लिए ये कहा जा रहा है। ठीक है, वहां पर हमने बताया हीट एब्जॉर्ब किया और उतना ही अमाउंट ऑफ हीट उसने रिजेक्ट कर दिया। पर एडियाबेटिक प्रोसेस की कंडीशन क्या है, कोई हीट एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक भी शायद हो गई वहां पे समझाने में हमें। डेल्टा क्यू जो है वो 0 होगा इस प्रोसेस में, यानी कोई भी हीट सप्लाई नहीं होगी। ठीक है, सिस्टम द प्रोसेस is called एडियाबेटिक। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस नाम देंगे। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक। इन दिस प्रोसेस Q इक्वल टू 0 या कहें डेल्टा Q 0। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ वो 0, तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जो होगा U2 माइनस U1 वो किसके बराबर हो जाएगा, W के, या कहें माइनस W के। ठीक है, और फॉर एन आइडियल गैस चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर लिखा जाए U2 माइनस U1, ठीक है, क्या हो जाएगा आइडियल गैस के लिए, देखो PV/dt ऐसे लिख सकते हो। अरे भाई CV कैसे डिफाइन था, डेल U बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं du बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और CV/dt इक्वल टू du, और du क्या है, U2 माइनस U1 है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसी को हमने यहां पर यूज कर लिया है। ठीक है, चाहे तो अलग से आप इसको लिख लीजिएगा, ये ऐसा लिखा जाएगा। तो जो W होगा वो क्या हो जाएगा, यहां से W इक्वल टू माइनस CV/dt आ गया। ठीक है, किस प्रोसेस के लिए लिख रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ऐसा होगा। ठीक है, here W is the work done by the system, here W is the work done by the system। ठीक है, W is the work done by the system, thus a system expands adiabatically its internal energy decreases। ठीक है, उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इफ द सिस्टम इज कंप्रेस्ड
if the system is compressed adiabatically, then its internal energy increases. ठीक है, ये हो रहा है। ठीक है, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो कहाँ से लिखी गई है? यहां से, W इक्वल टू माइनस CVDT, यानी सिस्टम खुद वर्क करेगा तो इतना क्वांटिटी जो वर्क डन आई है वो निगेटिव में आई है, तो वो कैसे वर्क करेगा? वो इंटरनल एनर्जी को ही तो खर्च करेगा अपनी। तो क्या होगी? इंटरनल एनर्जी जो होगी उसकी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, जब सिस्टम एक्सपैंड करेगा जो W आएगा वो निगेटिव आएगा वर्क डन। ठीक है, यानी सिस्टम की एनर्जी को वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और जब सिस्टम कंप्रेस किया जाए एडियाबेटिकली तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो वर्क डन अब होगा जो कंप्रेस करने में ऑन द सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वर्क डन जो है वो ऑन द सिस्टम आ जाएगा और वो क्वांटिटी जो है पॉजिटिव आएगी यहां पर, और उस वजह से क्या होगा? एक्चुअली वर्क डन बाय द सिस्टम हमने क्या माना है? पॉजिटिव। ठीक है, तो W को अगर आप पॉजिटिव ही लेकर के चलोगे तो ठीक है, यहां से देखो ये आपका क्वांटिटी जो है W आई हुई है। ठीक है, इसको हम लोग माइनस CVDT से डिनोट किया है। ठीक है, तो ये इसको समझो इस तरह से, जब सिस्टम खुद वर्क करेगा तब क्या होगा? ठीक है, जब सिस्टम खुद वर्क करेगा तो आपका W जो है वो पॉजिटिव आएगा। शायद हमने ये बताया हुआ कहीं पर। हाँ, ठीक है, जब सिस्टम खुद वर्क करेगा तो W जो है वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। पर यहां से देखो W अगर पॉजिटिव है, इस इक्वेशन से देखो W अगर पॉजिटिव क्वांटिटी आई है, ठीक है, तो U2 माइनस U1 क्या है? माइनस W है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? W अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है आपका, ठीक है, सिस्टम अगर खुद वर्क कर रहा है, U2 माइनस U1 किस में आया है? निगेटिव में। अगर W पॉजिटिव है तो U2 माइनस U1 किस में आया है? निगेटिव में। ठीक है, W को अलग एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ठीक है, कोई सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो W पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो U2 माइनस U1 जो है वो आपका निगेटिव में आया है। तो अगर दो वेरिएबल का डिफरेंस निगेटिव में आया है, इसका मतलब क्या हुआ? U2 इज लेस देन U1 है। ठीक है, यानी इंटरनल एनर्जी जो फाइनल स्टेट की आ रही है वो कम आ रही है पहले वाले से। अगर सिस्टम पर वर्क करें यानी इसको हम खुद कंप्रेस करें तो क्या होगा? W निगेटिव में होगा तो U2 माइनस U1 क्या होगा? तब माइनस, और W भी निगेटिव में है माइनस, तो किस में आ जाएगा? टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव में आ जाएगी। तो यहां से क्या आ जाएगा? U2 माइनस U1 प्लस W आ जाएगा। ठीक है, और इस केस में देखो U2 जो है U1 से बड़ा आएगा। ठीक है, यही बात कही जा रही है। ठीक है, जब सिस्टम को हम खुद कंप्रेस करेंगे तो W निगेटिव में होगा और माइनस साइड पहले से ही यहां पर है तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो U2 माइनस U1 जो है वो पॉजिटिव आ गया, यानी U2 U1 से बड़ा है, यानी इंटरनल एनर्जी जो है इंक्रीज कर जा रही है। लेकिन जब सिस्टम खुद वर्क करेगा तो W क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो और ये निगेटिव साइन, निगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव ही रह जाएगा, यानी U2 जो है वो घट जाएगा। और फिजिकली आप समझें तो सिस्टम काम कैसे करेगा? अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा ना। जब इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा
तो क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी घट जाएगी। और जब हम सिस्टम पर काम करेंगे तो क्या होगा, वो कुछ ना कुछ अमाउंट उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट में यूज हो जाएगा। जो वर्क हम लोग करेंगे वो स्टोर होगा उस पर, उसकी इंटरनल एनर्जी के फॉर्मेट में। ठीक है, इंटरनल एनर्जी के फॉर्मेट में या कहें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में। इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम अप होता है, पोटेंशियल काइनेटिक और उसके कंस्टिट्यूएंट का सम अप होता है, ये हमने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये इतनी बातें हो गई हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस और साइक्लिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, और कुछ और प्रोसेसेस के डायग्राम भी देखेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर एंड हो रहा है। अगले लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ ए परफेक्ट गैस देखेंगे। ठीक है, एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ ए परफेक्ट गैस। ठीक है, थैंक यू।